As you can see here, we have five papers: MEG 1, which is British poetry; MEG 2, which is British drama; MEG 3 is British novel; MEG 4 is aspects of language; and MEG 5 is literary criticism and theory. So, we were हम्म, basically discussing literary criticism and theory. ये जो MEG 5 का आपका पेपर है, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ना होता है, कंपलसरी पेपर है। MEG 4 जो आप पढ़ेंगे वो सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। और जैसा आपने ऑप्ट कर रखा है 1, 2 और 3, ये भी आप फर्स्ट ईयर में ही पढ़ेंगे। तो हम लोग MEG फर्स्ट ईयर 5 में ये के, तीनों आएगा। हाँ, MEG 1, 2 और 3, अगर आपने ब्रिटिश वाला ऑप्शन ऑप्ट कर रखा है तो 1, 2 और 3। इसमें मुझे पढ़ना पड़ेगा ना फिर। ये एग्जैक्टली। तो MEG 5 जो है वो MEG 5 ही हम लोग डिस्कस करेंगे, आज से वही शुरू कर रहे हैं। पिछले क्लासेस में ऑलरेडी मैंने आपको पूरा सिलेबस जो है वो बता रखा है कि MEG 5 में 8 ब्लॉक्स हैं, और हर ब्लॉक में अराउंड 6 यूनिट्स हैं। जैसे ब्लॉक 1 में आप जाएंगे तो उसमें कुछ 6 यूनिट्स हैं, ब्लॉक 2 में आप जाएंगे तो उसमें 4 यूनिट्स हैं, और बाकी सारे ब्लॉक्स में जो हैं वो अराउंड 6 यूनिट्स हैं। ब्लॉक 1 इज ऑफ इंट्रोडक्शन, ठीक है। ब्लॉक 2 आपका क्लासिकल क्रिटिसिज्म का है। ब्लॉक 3 इज ऑफ रोमांटिक क्रिटिसिज्म, आई थिंक। सो इस तरीके से आपको ये न्यू क्रिटिसिज्म है, फिर रोमांटिक क्रिटिसिज्म, एंड ब्लॉक 4 इज न्यू क्रिटिसिज्म। सो वी वो विल स्टार्ट क्रिटिसिज्म। विथ ब्लॉक 1. In block 1 we have 6 units, and these are the PDFs जो आप डायरेक्टली ई ज्ञान कोर्स की वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हो। तो पहला यूनिट जो है, एज यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन, आई थिंक द स्क्रीन इज विजिबल। इज द स्क्रीन विजिबल? द गूगल डॉक्स लिटरेचर क्रिटिसिज्म सब एंड, इट इज। okay. So the unit 1 is literature criticism and theory. This is the introduction part. In this unit we have to study what is literature, what is literary criticism, what is theory, and contradistinction. Contradistinction refers to contrast and distinction, or what is contradictory in all these things. Somehow, what is the exact distinction between criticism and theory, and how these two things are interconnected as well. So, first of all, we need to understand what is literature, and then what is criticism and theory as well. मैंने इस पे ऑलरेडी जो हैंड रिटन नोट्स पे एक वीडियो ऑलरेडी आप लोगों ने मे भी देखा होगा। और उसके बाद मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आपको बुक पढ़नी चाहिए। यू मस्ट गो थ्रू द बुक लाइन बाय लाइन। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना आपके लिए बेटर है। रीडिंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। आप वीडियोस देख लें, सुन लें, किसी भी टीचर से पढ़ लें या सुन लें, समरीज सुन करके या पढ़ करके आप एग्जाम में देने चले जाएं, बट स्टिल रीडिंग इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट अगर आप एक बहुत सीरियस स्टूडेंट या एक सिंसियर स्टूडेंट बनना चाहते हैं। तो इसमें इग्नू के ब्लॉग्स अच्छे हैं, आपको थॉरली इसको रीड करना चाहिए। और जो भी मैं क्लासेस इस बीच में ऑर्गेनाइज इस तरीके से करूँगा वो इन्हीं इग्नू के ब्लॉग्स पे डायरेक्ट बेस्ड होगा। तो इंट्रोडक्शन में हमें ये समझना है कि लिटरेचर क्या है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है, और थ्योरी क्या है। सो व्हाट इज लिटरेचर में आप यहाँ पे देखेंगे कि समटाइम्स सिंपल क्वेश्चन फ्लमक्स अस सिंपली बिकॉज वी टेक सर्टेन थिंग्स एंड आइडियाज अबाउट विच क्वेश्चन कैनॉट बी आस्क्ड फॉर ग्रांटेड। The question which appears in form of a heading to this section belongs to that category. तो कई बार बहुत सारे यही बात कर रहे हैं, ये बहुत ही कन्वर्सेशनल टोन में ये पूरा का पूरा यूनिट, आप इग्नू के ब्लॉग्स पूरी तरीके से कन्वर्सेशनल टोन में ही होते हैं। तो वो बात कर रहे हैं कि बहुत सिंपल क्वेश्चंस, कई बार हम इसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि कोई इस तरीके के थोड़े क्वेश्चंस पूछेगा कि जैसे लिटरेचर क्या है। तो रेमंड विलियम्स नाम के एक राइटर हैं, उनका डेफिनेशन है कि कोई भी वो चीज़, जैसे इट रेफर्स, सबसे पहले क्या होता था, द टर्म लिटरेचर एज रेमंड विलियम्स विथ हुज वर्क यू मे ऑलरेडी बी फैमिलियर, ओरिजिनली इट रेफर्स एज इन, indeed it still does, any written printed matter on any subject. तो शुरू में यही समझा जाता था कि कोई भी चीज़ जो लिख दी गई उसको प्रिंट कर दिया गया, चाहे वो किसी भी टॉपिक पे है, उसको लिटरेचर कंसिडर किया जाएगा। बट इसमें थोड़ा बहुत चेंज ये है, और इसीलिए इस तरीके के टर्म्स चलते थे, मेडिकल लिटरेचर, ठीक है, और अदर लिटरेचर एज वेल। तो जैसे कोई साइंस की भी बुक है उसको भी लिटरेचर कंसिडर किया जाता था।
पहले की बात की जा रही है, आजकल भी कुछ एक चीज़ों में किया जाता है। बट आप ये डेफिनेशन बहुत डायरेक्टली मतलब नहीं दे सकते हैं कि एनी रिटन प्रिंटेड मैटर ऑन एनी सब्जेक्ट शुड इज कंसिडर्ड लिटरेचर। ऐसा आप डायरेक्टली, भले ही ये कहा जा रहा है, बट डायरेक्टली ऐसा कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि लिटरेचर में आर्ट होना चाहिए। लिटरेचर जो टर्म जो है वो आया है लिटरेट से, और लिटरेट का मतलब होता है किसी को कुछ सिखाना, कुछ बता देना, लिटरेट करना, उसको शिक्षित करना बेसिकली। So literature, the term literature came from, just give me a moment. So the term literature was derived from the word literate. So sometimes in the 19th century, it began connoting specifically what earlier covered broad rubric of poetry, और उसमें उस पोइट्री में सारी चीज़ें आ जाती थी। पहले जो दो डिसिप्लिन चलते थे, क्लासिक्स और रेटोरिक के, और उसका मीनिंग, सेम मीनिंग हम आज भी यूज करते हैं एक्चुअली। मैथ्यू आर्नल्ड गेव इट द फाइनल सील ऑफ इट्स करेंट मीनिंग इन हिज फेमस ऐसे। सो लिटरेचर किस तरीके से आया होगा, ये बात यहाँ पे की गई है। आई एम नॉट गोइंग टू रीड लाइन बाय लाइन ईच लाइन, बट आई एम जस्ट गोइंग टू मेक श्योर दैट एनी एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट शुड नॉट बी मिस्ड। तो इसमें एक चीज़ ये जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द राइज ऑफ नोशन ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर की शुरुआत किस तरीके से हुई होगी। क्योंकि जो प्रिंटिंग प्रेस है वो बहुत पहले आ चुका था, बट वो प्रिंटिंग का जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा था। इट वॉज ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वो प्रिंटिंग कॉस्ट जो है वो बहुत कम हो गया, उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत कम हो गए। एंड बुक्स बिकम कॉमोडिटीज एज द कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमी जनरेटेड अ मिडिल क्लास विच हैज लेजर एंड लिटरेसी टू रीड बुक्स। ये आपको समझना होगा कि लिटरेचर किस तरीके से, या बुक्स जो है वो फ्लॉरिश कैसे की। ये तब, ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद की घटना है। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब हम बात कर रहे हैं, इट मीन्स फ्रॉम 1750 टू 1850, विच इज द मिड ऑफ 18th सेंचुरी टू द मिड ऑफ 19th सेंचुरी। और सबसे पहले इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर आया, एग्रीकल्चर के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद लोगों के पास लेजर टाइम यानी कि फ्री टाइम रहा, और तब जाकर के लिटरेचर जो है वो इवॉल्व हुआ होगा। और उस समय बुक अब एक कमोडिटीज के फॉर्म में हो गई। और लोग जो मतलब जो कैपिटलिस्ट मार्केट था, जो इंडस्ट्रियलिस्ट का जो कैपिटलिस्ट मार्केट था, अब उसके लिए एक टारगेट है कि हम बुक प्रिंट कर रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं। और जो मिडिल क्लास था, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद एक नया क्लास इमर्ज हुआ जो मिडिल क्लास है, जो बहुत छोटी मोटी नौकरियां उन इंडस्ट्रीज में करता था, जैसे कोई सुपरवाइजर, क्लर्क, ये सारी जो जितने भी ये ऐसे जॉब्स थे। और इनके यहाँ जो फीमेल थी या मेल भी थे, जो एडुकेटेड क्लास था, बट बहुत ये मर्चेंट क्लास, या बहुत कोई ऐसा क्लास नहीं था जो जिनके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल हो। तो ये लोग एडुकेटेड लोग थे, बट दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ मनी। तो यही लोग मेजर कंज्यूमर हुए इस बुक्स के। तो इस वजह से इस तरीके से ये जो है वो किताबें आती हैं। तो यहाँ तक आई थिंक 1.1.1 काफी क्लियर होगा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो पहले पार्ट में हमने बहुत डिटेल में समझा, हालांकि ये चीजें मैं पिछले वीडियोस में आप लोगों को क्लियरली समझा चुका हूँ। और इज दैट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? आर Yes, sir, यू it's ऑल? the ओके। yes, sir, the So now coming to the point, what is literary criticism? Criticism क्या है? तो ये क्रिटिसिज्म वर्ड जो रेफर करता है, क्रिटिसिज्म को हम इवैल्यूएशन, द वर्ड क्रिटिसिज्म रेफर्स टू रियल इवैल्यूएशन, कि जब आप किसी चीज को इवैल्यूएट करते हैं। और लिटरेरी क्रिटिसिज्म रेफर्स टू जब आप किसी लिटरेचर के वर्क को इवैल्यूएट कर रहे हो, देन इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। और लिटरेचर में सारी चीज़ें लाई करती हैं, जैसे जो आपका प्रोज है, जो पोइट्री है, जो ड्रामा है, जो नॉवेल्स हैं,
या लिटरेचर क्या है ये हमने पहले देखा भी। और आजकल जो मूवीज और जो भी आर्ट एंड लिटरेचर का जो टॉपिक है वो सारी चीज़ें लिटरेचर में कंसिडर की जाएगी। और लिटरेरी क्रिटिसिज्म उन सारे वर्क्स को क्रिटिसाइज करना, उसके बारे में बात करना इज लिटरेरी क्रिटिसिज्म। कई बार जब आपसे कोई सिंपली भी पूछे कि आपको वो बुक पसंद आई या नहीं आई, और आप यस नो में भी आंसर कर रहे हैं, तो लगभग आप लिटरेरी क्रिटिसिज्म करना शुरू कर चुके हैं। अगर आप सिर्फ यस नो भी आंसर कर दे रहे हैं तो यू आर ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ द लिटरेरी क्रिटिसिज्म। द वर्ड थ्रेशोल्ड रेफर्स टू कि आप शुरू कर रहे हैं वो चीज़ एट द बिगनिंग ऑफ द, उसके किनारे पे ही है। सो और जब आप अपने परसेप्शन को रैशनलाइज तरीके से, व्हेन यू आर ट्राइंग टू आंसर रैशनलाइज योर परसेप्शन, यू आर डूइंग लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो अगर आप उन चीज़ों को बहुत लॉजिकल तरीके से उसी आंसर को सिर्फ यस नो में ना बता करके कि आपको वो बुक अच्छी लगी तो क्यों लगी, उसमें क्या अच्छी चीज़ें थी, क्या बुरी चीज़ें थी, या बुरी लगी तो क्यों लगी, तो जब आप ये कर रहे हैं तो व्हाट यू आर डूइंग इज लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो इसी तरीके से आप फिल्म और आर्ट का भी क्रिटिसिज्म करते हैं। कोई पेंटिंग अच्छी लगी या नहीं लगी, कोई फिल्म अच्छी लगी या नहीं लगी। एक प्रोफेशनल और एक ऐसा व्यक्ति जो लिटरेचर पढ़ रहा है, लिटरेचर की समझ रखता है, उसके क्रिटिसिज्म करने में और एक कॉमन आदमी के क्रिटिसिज्म करने में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। जैसे एक कॉमन पर्सन सिर्फ इस बात पे जज करेगा कि वो फिल्म उसको कैसा फील कराई, या वो वर्क ऑफ लिटरेचर उसने उसे कैसा फील कराया। उसको पढ़ने में अच्छा लगा तो वो ठीक है, नहीं लगा तो वो खराब है। बट जो जो जितना ज़्यादा लिटरेचर पढ़ता जाएगा उसका टेस्ट डेवलप होते जाता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है, और धीरे धीरे वो एक बेहतर क्रिटिक हो जाता है। तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जो लोग भी क्रिटिसिज्म करते हैं उनको हम क्रिटिक बोलते हैं। So it is basically understanding and interpreting literary experiences even when not articulated can be literary criticism. तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने लिटरेरी क्रिटिसिज्म किया है। क्रिटिसिज्म के कुछ वर्क्स भी हैं, और कुछ वर्क्स जो आपको जानने चाहिए, जैसे फिलिप सिडनी नाम के एक राइटर हुए इन द 16th सेंचुरी, और सेली, पीबी सेली जो है, उनके एसेज हैं। तो ये सब लिटरेरी क्रिटिसिज्म के वर्क्स हैं जिसमें उन्होंने बेसिकली बताया कि कौन सी पोइट्री अच्छी है, कौन पोइट्री बुरी है, या एस्थेटिक्स के ग्राउंड पे। और कुछ ऐसे टर्म्स पहले भी यूज होते रहे, एस्थेटिक्स एंड पोएटिक्स। द वर्ड एस्थेटिक्स रेफर्स टू, कैन एनीवन प्लीज टेल मी द मीनिंग ऑफ एस्थेटिक्स? व्हाट इज द मीनिंग ब्यूटी ऑफ? ऑफ साइंस। यस, ब्यूटी ऑफ साइंस नहीं, साइंस ऑफ ब्यूटी। राइट। तो ओके। यस, तो ये क्रिटिसिज्म था। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, व्हाट इज थ्योरी? सो नाउ वी विल डिस्कस बेसिकली व्हाट इज थ्योरी। क्रिटिसिज्म हमने डिस्कस कर लिया, अब हम बात करेंगे कि थ्योरी क्या है। सो थ्योरी प्रोवाइड्स अ सिस्टम। यहाँ पे बहुत क्लियर डेफिनेशन आपको दिया हुआ है कि अ थ्योरी इज अ, सॉरी, यस, what is theory? So a very clear definition has been given you. A theory provides a system by which experience can be organized and made sense of, or at least into something which will be comprehensible. तो थ्योरी वो चीज़ है जो एक सिस्टम प्रोवाइड करती है। बेसिकली बेसिकली थ्योरी को ही यूज करके क्रिटिसिज्म किया जाता है। अगर आप क्रिटिसिज्म करने के लिए जिस चीज का यूज कर रहे हो, एक ऑर्गेनाइज अपने एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और उस एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए जिस सिस्टम का आप यूज कर रहे हैं वही थ्योरी है, उसी को लिटरेरी थ्योरी कहा जाता है। सो ऑल थ्योरीज, बहुत सारी थ्योरीज हैं, जैसे ये सारी थ्योरीज आपको इस पेपर में पढ़नी है। मार्क्सिस्ट थ्योरी है, अप्रोच है बेसिकली वो, तो स्ट्रक्चरलिज्म है, डीकंस्ट्रक्शन है, ठीक है, न्यू क्रिटिसिज्म आएगा, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आएगा। तो जितनी भी ये थ्योरीज हैं इसको हम यूज करते हैं किसी भी लिटरेरी वर्क के क्रिटिसिज्म के दौरान। सो ऑल थ्योरीज आर कंस्ट्रक्टेड अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ क्योज विच आर द एब्सेंस ऑफ सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स। और इस तरीके से
What applies to life applies to our experiences of work of art. How do a work of art mean what it means? How do we make sense of the work, whether it be a literary or non-literary text? Under the condition is meaning produced. तो जिस तरीके अगर हम इन सवालों से डील कर रहे हैं, तो it means we are trying to criticize that particular work in respect to theory as well. तो theory वो चीज़ है जो इस बात को जो क्रिटिसिज्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। बहुत सारी चीज़ें हम इस दौरान मतलब क्रिटिसिज्म करने के दौरान हम अपने आप से पूछते हैं या इन क्वेश्चंस पे बात करते हैं बेसिकली कि व्हाट इफेक्ट डज इट प्रोड्यूस इन द माइंड ऑफ रीडर। जब हम किसी लिटरेरी वर्क की बात कर रहे हैं तो उस वर्क को पढ़ करके रीडर के माइंड में क्या इम्पैक्ट क्या इफेक्ट हुआ होगा। डज द सब्जेक्टिविटी ऑफ द रीडर डिटरमाइन और कंट्रीब्यूट टू द मीनिंग ऑफ द वर्क ऑफ आर्ट, और मीनिंग एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी हैविंग एन ontological स्टेटस। तो क्या मीनिंग ऑब्जेक्टिव है या नहीं, या वो जो वर्क ऑफ आर्ट है वो मीनिंग को कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, रीडर जो मीनिंग डिटरमाइन कर रहा है और ऑथर का जो इंटेंशन था वो दोनों सेम है या नहीं। तो जब हम इन सारे क्वेश्चंस का आंसर फाइंड करना चाहते हैं किसी भी वर्क को क्रिटिसाइज करते वक्त, उसका क्रिटिसिज्म करते वक्त, तो हमें बहुत सारी थ्योरीज का यूज करना पड़ता है। सो फिलोसफिकल राइटिंग में दो लोगों का नाम, एक जैसे थॉमस हॉब्स एक फिलोसोफर हुए और एक जॉन लॉक हुए। ये थॉमस हॉब जो है वो 17th सेंचुरी के दौरान और जॉन लॉक भी 17th सेंचुरी। ये लोग विट एंड जजमेंट के बारे में बात करते हैं। हॉब्स कहते हैं कि एक अच्छी पोयम में जजमेंट और फैंसी दोनों होना चाहिए। जजमेंट और फैंसी कहने का मतलब ये है कि जजमेंट विदाउट फैंसी इज विट बट फैंसी विदाउट जजमेंट नॉट। तो इसका मीनिंग जो है वो बहुत सिंपल है कि उसमें कंटेंट और क्राफ्ट किस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, और जो प्रेजेंटेशन है उसका वो कैसा है। जो सेम बात कांट कर रहे हैं अपने एस्थेटिक जजमेंट और मोरल जजमेंट वाले फिलॉसफी में। फिर वर्ड्सवर्थ का जो थ्योरी ऑफ लिटरेचर है जो वो अपने एक वर्क प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स में देते हैं, थ्योरी रोमांटिक थ्योरी ऑफ पोइट्री की बात करते हैं। इसमें आपको हाँ दो चीज़ें और, एजरा पाउंड का जो डेफिनेशन है लिटरेचर को लेकर के, जिसमें उन्होंने एक बहुत क्लियरली कहा कि न्यूज़ विच स्टे न्यूज़ शुड बी कंसिडर लिटरेचर, कि वो न्यूज़ जो न्यूज़ रह जाए वही लिटरेचर है। ये एजरा पाउंड का स्टेटमेंट है। और सिमिलरली तो इस तरीके से ये तो चीज़। हाँ बोलिए। आपने न्यू क्रिटिसिज्म के टाइम पे आई थिंक इमेजिन और फैंसी के बारे में या आइडियोलॉजी या फैंसी कुछ हाँ बताया था इन फैंसी से इन चीज रिलेटेड। कैन यू इन रिपीट दैट? Not at this moment. Actually, we will discuss those things in greater detail in the latter part of this particular book. तो इसमें वो चीज़ें और डिटेल में आएंगी, तो अभी के लिए आपको तो यहाँ पे इसके। भी तो वही फैंसी का मीनिंग है ना? हाँ एग्जैक्टली exactly वही मीनिंग है, बट इन ग्रेटर डिटेल हम बट लोग फैंसी का मतलब क्या बताया था आपने, वही मैं भूल गई। एस टी कुछ तो पढ़ रही थी कॉलरीज तो मुझे याद है। एसटी कॉलरीज हम्म। के दो टर्म्स हैं, इमेजिनेशन एंड फैंसी। इमेजिनेशन भी प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। फैंसी उस सेंस हम्म। में सॉर्ट ऑफ इमेजिनेशन ही है, बट वी विल डिस्कस इट इन ग्रेटर डिटेल जब हम एसटी कॉलरीज पढ़ेंगे उस समय। सो ये एजरा पाउंड वाला पार्ट हो गया। अब व्हाट इज कॉन्ट्रा डिस्टिंक्शन, तो ये इस चीज को हम समझ लेते हैं। कॉन्ट्रा डिस्टिंक्शन मीन्स you can see the difference between what is generally referred to as theory and what we have always known as literary criticism. Theory in the context of literature, theory क्या है? A set of broad assumption about literature and the function of criticism. When you say, for example, the economic condition of a society, its mode of production, and the class system in any given time determine the literature of that society in that given period of its history, you are making a theoretical pronouncement. देखो बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाया है दोनों चीज़ों को कि थ्योरी क्या है और क्रिटिसिज्म क्या है। तो थ्योरी एक ब्रॉड एजम्पशंस है, मतलब आप मान के चल रहे हो कुछ चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल जब आप ये कहते हैं कि किसी भी सोसाइटी का जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो उसका क्लास सिस्टम है, जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, वही उसका लिटरेचर डिटरमाइन करता है। इसका मतलब है कि आप एक थ्योरी यूज कर रहे हैं और वो थ्योरी मार्क्सिस्ट थ्योरी है एक तरीके से। तो क्योंकि जब आप ये कहेंगे कि इकोनॉमिक कंडीशन ही सोसाइटी के मोड्स और उसका लिटरेचर को भी डिटरमाइन करता है,
सो यू आर मेकिंग अ थियोरेटिकल प्रोनाउंसमेंट, आप एक थ्योरी यूज कर रहे हैं. You start analyzing any work of art, a poem, a novel of society period from the theoretical perspective. You are doing literary criticism. और इस तरीके के लिटरेरी क्रिटिसिज्म को हम मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म कहते हैं. जब आप ये एज्यूम करेंगे कि जो इकोनॉमी है, जो सोसाइटी की इकोनॉमी है, वही लिटरेचर को भी डिटरमाइन करेगी. इट मीन्स यू आर डूइंग मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म बिकॉज यू आर यूजिंग द लेंस ऑफ मार्क्सिज्म और द थ्योरी ऑफ मार्क्सिज्म. मैंने पिछले क्लास में भी बहुत क्लियरली बताया था कि थ्योरी आर बेसिकली द लेंसेज through which we read or we try to analyze, don't read, we try to analyze any literary piece of literature. So Marxist theory आपने यूज किया. Secondly, put the same thing in different way where the object of literary criticism इन चीजों पे. तो इस तरीके से. हम्म ये जो कुछ पॉइंट्स हैं थ्योरी बिफोर थ्योरी, इसमें देयर आर सम पॉइंट्स विच नीड टू बी डिस्कस्ड. उन चीज़ों पे डिस्कस करने से ज़्यादा बेटर है कि वी हैव टू डिस्कस दिस 3-4 points. Theory before theory. The theory that ruled the world of literary criticism without purporting by theory is known as liberal humanism. तो लिबरल ह्यूमनिज्म क्या है? पीटर बेरी की एक बुक है बिगनिंग थ्योरी. उसमें ये 10 पॉइंट्स मेंशन किए हैं. पहला ये है कि द लिटरेरी वैल्यू इज ट्रांसेंडेंटल. ट्रांसेंडेंटल मीन्स कि वो टाइम और स्पेस से परे होता है, वो उसको इतना समझना आसान नहीं है. नॉट फॉर एग्जाम्पल, बेन जॉनसन ने शेक्सपियर के बारे में कहा है कि ही इज नॉट फॉर एन एज बट फॉर ऑल टाइम, कि वो किसी एक स्पेसिफिक एज के नहीं है बट हमेशा के लिए है. और एजरा पाउंड ने लिटरेचर को डिफाइन किया है कि न्यूज विच स्टे न्यूज. सिमिलरली एक लिटरेरी टेक्स्ट का जो है, सॉरी, second point is a literary text contains its own meaning within itself and does not require any elaborate process of playing it within a context, whether it latter be. Second, तो पहला पॉइंट ये है कि जो अच्छा लिटरेचर है वो मतलब नॉट फॉर एन एज बट फॉर ऑल टाइम होना चाहिए, किसी एक स्पेसिफिक एज का नहीं, हमेशा के लिए होना चाहिए. सेकंड, ये सारी बातें एक बुक है बिगनिंग थ्योरी पीटर बेरी की, उसमें कही गई है थ्योरी के बारे में. तो ये इसमें ये कहा जा रहा है कि जो टेक्स्ट है उसको उसके कॉन्टेक्स्ट से जोड़ने की जरूरत नहीं है. कॉन्टेक्स्ट मतलब कि उसके बैकग्राउंड से, चाहे वो बैकग्राउंड सोशल हो, पॉलिटिकल हो, ऑटोबायोग्राफिकल हो, लिटरेरी हो, हिस्टोरिकल हो. वो राइटर किस एज में लिख रहा था, वो राइटर किस सोसाइटी का था, किस टाइम पीरियड पे लिख रहा था, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा था, उस समय उसके कंट्री में क्या चल रहा था, इन सारी बातों का उसके वर्क से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए. सो अ लिटरेरी टेक्स्ट कंटेन इट्स ओन मीनिंग विद इन इट सेल्फ and it does not require any elaborate process of placing it within a context. So this is the point. फिर लिबरल ह्यूमनिस्ट जो आते हैं वो कहते हैं कि टेक्स्ट विल नॉट डिटैच्ड फ्रॉम दीज कॉन्टेक्स्ट एंड स्टडीड इन आइसोलेशन. तो टेक्स्ट को आइसोलेशन में पढ़ना चाहिए, मतलब अलग में पढ़ना चाहिए. हालांकि इससे भी बहुत सारे जो क्रिटिक्स हैं वो अग्री नहीं करते हैं. द ह्यूमन नेचर इज एसेंशियली अनचेंजिंग. ये भी एक इंपॉर्टेंट बात इस बुक में बताई गई है कि जो भले ही वो किताब कभी भी लिखी गई, जो डेवलपमेंट होता है वो सोसाइटी का होता है, जो डेवलपमेंट होता है वो सोशल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स है. ह्यूमन नेचर जो आज से 5,000 साल पहले था और जो अभी है वो सेम ही है. ह्यूमन के इमोशन सेम है, उसका जो नेचर है, जो बेसिक नेचर है वो अनचेंजिंग है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है. तो एक ये इसीलिए उस टेक्स्ट को कॉन्टेक्स्ट से जोड़ने की जरूरत नहीं है. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. नेक्स्ट इज कि द इंडिविजुअलिटी इज समथिंग सिक्योरली पोजेस्ड विथ ईच ऑफ अस, और एक यूनिक एसेंस होता है. और इसमें आप समझिए, द पॉइंट नंबर 6 इज इंपॉर्टेंट. पर्पस ऑफ लिटरेचर इज स्पेशली द इंचैंटमेंट ऑफ लाइफ, द प्रोपगेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज.
तो लिटरेचर का पर्पस ये होना चाहिए कि वो लाइफ को सेलिब्रेट करे और लोगों में वैल्यूज इनहेरिट करे। जो बताए गए हैं कि लिटरेचर का होता है टू टीच, टू परसुएड और टू डिलाइट, को आपको कुछ सिखाए, आपको अच्छा फील कराए और आपको कन्विंस भी करे। मतलब वो जो भी चीज़ें उसमें लिखी गई हो आपको ऐसा ना लगे कि ये झूठ दिखाया जा रहा है। तो इसमें जो भी पॉइंट्स हैं उसको आप कर लेंगे। तो जॉब ऑफ, हाँ, द लास्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्रिटिसिज्म का काम ये है कि उस टेक्स्ट को इंटरप्रेट करना, समझना और मेडिएट करना रीडर और टेक्स्ट के बीच में। तो जो टेक्स्ट लिखा गया है और जो पढ़ने वाला है उसके बीच उस चीज़ों को समझा देने का काम क्रिटिक का है, और क्रिटिसिज्म का काम यही है बेसिकली। फर्स्ट यूनिट में जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए, और इसमें आप लोग इसको कर लीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर